नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सदाचार का ताबीज़ निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये निबंध हरिशंकर परसाई का है और आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है, यानी व्यंग्य प्रधान निबंध है। किस पर व्यंग्य किया गया है? भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, दरबारियों ने भ्रष्टाचार के दिखाई न देने के क्या कारण बताए? क्या क्या कारण थे कि भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो दरबारियों को भ्रष्टाचार इसलिए दिखाई नहीं देता था क्योंकि वो स्वयं भ्रष्ट थे और चापलूस थे। उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी आंखों को महाराज की विशालता देखने की आदत हो गई है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, इसीलिए भ्रष्टाचार उन्हें दिखाई नहीं देता। अगर कहीं भ्रष्टाचार के दर्शन हों तो उसमें भी उन्हें महाराज ही दिखाई देते हैं। वे महाराज के प्रश्न का उत्तर इसलिए देते हैं ताकि महाराज खुश होकर इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दें। देखिए, यहाँ पर एक सरल सी बात है कि जब खुद भ्रष्टाचारी जो होंगे उनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर महाराज के दरबार में भी अगर देखें तो सभी दरबारी भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार अगर बंद कर देंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसीलिए वो महाराज को ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि जब वो भ्रष्टाचार के दर्शन अगर वो कहीं करना चाहे या देखना चाहे तो हमें महाराज की ही छवि दिखाई देती है, क्योंकि उनकी आँखों में महाराज की ही सूरत बसी हुई है। इसका तात्पर्य क्या है कि वो खुद इतने भ्रष्ट थे कि भ्रष्टाचार को देखना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर वे महाराज का प्रश्न क्यों देते हैं, इसका उत्तर भी आपको बताना है कि महाराज के प्रश्न का उत्तर इसलिए देते हैं ताकि महाराज उनकी चापलूसी से खुश हो जाए और इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दें। तो यहाँ पर दिखाई ना देने का मूल कारण क्या है कि एक तो वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, दूसरा उन्होंने कहा भ्रष्टाचार सूक्ष्म है, तीसरा वो कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार के दर्शन की बात आती है तो उन्हें महाराज ही दिखाई देते हैं। जब राजा है उसको ही इसी घेरे में ले लेंगे तो वो भ्रष्टाचार ढूंढेगा ही क्यों? यानी जो दरबारी हैं वो ऐसी भूमिका बनाते हैं ताकि भ्रष्टाचार बना रहे और उसको बंद ना किया जाए, इसीलिए वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार उन्हें दिखाई नहीं देता। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को दूर करने के क्या सुझाव दिए? देखिए, यहाँ पर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई, या यूँ कहें कि एक पूरी टीम बनाई गई, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। राजा ने दरबारियों की बात मानते हुए, क्योंकि दरबारियों ने क्या कहा था कि दरबारी कहने लगे कि हम इस भ्रष्टाचार को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, ये अगोचर है, ये सर्वव्यापी है। इसको ढूंढने के लिए आपको एक विशेषज्ञों की टीम को नियुक्त करना चाहिए। तो उनकी बात मानते हुए 5 विशेषज्ञों को बुलाकर भ्रष्टाचार का पता लगाने का जिम्मा उनको सौंपा गया। विशेषज्ञ 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट के साथ राजदरबार में हाजिर हुए, यानी उस पर 2 महीने तक काम किया गया। उन्होंने खोज की और 2 महीने के बाद वो राजा के पास आए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, वह सर्वव्यापक है, वो तो हर जगह व्याप्त है। यहाँ तक कि वो कहने लगे कि आपके सिंहासन में भी विराजमान है। कौन विराजमान है? भ्रष्टाचार। उसे हम आँखों से नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। इसके लिए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सुझाव कौन देता है? विशेषज्ञों की जो टीम नियुक्त की जाती है, वो जो कमेटी बनाई जाती है, वो ये राय देती है कि अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और ये सारे अवसर दूर करने होंगे जिससे कि भ्रष्टाचार फैलता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? ठेकेदार ही अधिकारियों को घूस देता है, इसीलिए ठेकेदारी प्रथा को भी बंद करना होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे भ्रष्टाचार फैल रहा है और इनको समाप्त किया जाएगा, तभी भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सकेगा। तो यहाँ पर सुझाव क्या दिए वो आपको बताना है। क्या क्या सुझाव दिए? उन्होंने पहले तो बताया कि भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म है, उसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। देखिए, परमात्मा के समान बना दिया उसे,
दूसरा उन्होंने कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा को बंद करना होगा। तो ये 3 मुख्यतः सुझाव उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए दिए हैं। यहाँ पर देखिए वही भूमिका बनानी है, उसी तरह से ये प्रश्न लिखकर आपको आखिर में निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न, दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का विरोध क्यों और कैसे किया। भाई दरबारी ही तो भ्रष्टाचारी है, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। अब कैसे किया ये हमें ढूंढना है। दरबारियों ने योजना का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहते थे। भ्रष्टाचार समाप्त होने से उनकी ऊपरी आमदनी के साधन समाप्त हो सकते थे। अब से पहले किए गए भ्रष्टाचार के कारण वे जेल भी जा सकते थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक इस योजना का विरोध किया। उन्होंने महाराज की चापलूसी करते हुए कहा कि यदि योजना लागू हो गई तो सभी मुसीबत में फंस जाएंगे और व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। इसके बजाय जो व्यवस्था चल रही है इसमें बदलाव ना करके कोई ऐसा उपाय हमें अपनाना चाहिए जिससे बिना किसी उलटफेर के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचारी थे। अगर वो ऐसा करते तो एक तो उनको 2 नुकसान हो रहे थे। एक तो उनकी आमदनी के साधन खत्म हो रहे थे और दूसरा अगर वो किसी भ्रष्टाचार के केस में फंस जाते हैं तो जेल जाने का डर उन्हें सताएगा। इसीलिए उन्होंने इस योजना का विरोध किया। अब वो राजा को क्या कहते हैं कि अगर व्यवस्था में बदलाव करेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, यानी इससे क्या है कि हम मुसीबत में फंस जाएंगे। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, कोई उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि हमें व्यवस्था में बदलाव भी ना करना पड़े और भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सके। आखिर में जो हमारा यहाँ प्रश्न है, साधु कौन था, उसने अपने ताबीज़ की क्या विशेषताएं बताई। देखिए ये क्रमानुसार प्रश्न है, कहानी भी इसी अनुसार चलती है। साधु कौन था। राजा ने जब ये ऐलान करवा दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके, तब कौन आया था, साधु। वो एक महान साधक था। उसने कई वर्षों तक गुफाओं में तपस्या करके सदाचार का ताबीज़ बनाया था। यह ताबीज़ मंत्रों से सिद्ध था और उसे बांधने से आदमी क्या हो जाता था, सदाचारी हो जाता था। साधु ने बताया कि भ्रष्टाचार और सदाचार ये मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर नहीं होता, कि बाहर के संसार में नहीं है सदाचार और भ्रष्टाचार, ये तो मानव की आत्मा में है। विधाता या ईश्वर जब मानव को बनाता है तो वो किसी की तो आत्मा में ईमान का पुर्जा डाल देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल, मशीन या पुर्जा फिट कर देता है। उससे जो आवाज़ आती है उसे क्या कहते हैं, आत्मा की पुकार कहते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है, किसका, ताबीज़ का मुख्य काम क्या है। ताबीज़ बेईमानी के स्वर को दबा देता है और ईमान के स्वर को बाहर निकालता है। इसका प्रयोग उसने कुत्ते पर भी करके देखा है। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इन्हीं स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर मानव सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यानी ये ताबीज़ बांधने से आदमी के भीतर जो बेईमान का भाव है वो दब जाता है और सदाचारी का जो भाव है वो उठ जाता है या वो जाग जाता है और व्यक्ति उसी भाव के अनुसार अपना आचरण या व्यवहार करता है। लेकिन जब ये निबंध खत्म होता है तब ताबीज़ से आवाज़ आती है कि आज ले लो, आज महीने का आखिरी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर साधु कौन था और उसने अपने ताबीज़ की क्या विशेषताएं बताई, ये प्रश्न रहेगा। एक भूमिका बनाएंगे, भूमिका में आप बताएंगे कि ये हरिशंकर परसाई का निबंध सदाचार का ताबीज़ है। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारी जो व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया है। इसी निबंध में राजा के द्वारा साधु को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद आप साधु के बारे में बताएंगे और अंत में क्या लिखेंगे, इसका निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगर देखें तो निबंध का उद्देश्य क्या है। देखिए मैंने आपको बताया व्यंग्यात्मक निबंध है और मुख्य किस समस्या को व्यंग्य के माध्यम से उठाया गया है, देश में भ्रष्टाचार की समस्या को। तो यही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर इस निबंध का उद्देश्य देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की व्यापकता पर प्रकाश डालना और उसे दूर करने पर विचार करना है।
लेखक ने काल्पनिक राज्य की कथा प्रस्तुत की और ये स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार देश में सभी जगह हैं, खासकर सारे सरकारी कार्यालयों में तो इसका रूप और भी ज़्यादा भयानक है। सरकार का छोटे से लेकर बड़ा प्रत्येक कर्मचारी इसका पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार घूस के रूप में दिखाई देता है। इसके उन्मूलन पर विचार करते हुए विभिन्न सरकारों को इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो भ्रष्ट होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद भ्रष्ट हैं, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाते, वो पीछे हट जाते हैं। लेखक ये मानता है कि यदि कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार पूरा वेतन और सुविधाएं दी जाए तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। और ये किसके माध्यम से दिखाया है? देखिए, अंतिम जो घटनाक्रम आता है उसमें राजा जब पहली तारीख को जाता है तो ताबीज़ की आवाज़ आती है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है, ये नहीं हो सकता। तो वहाँ पर जो कर्मचारी है वो घूस नहीं लेता, लेकिन राजा जब उसको चेक करने के लिए दोबारा से महीने के आखिर में जाता है तो ताबीज़ से आवाज़ आती है कि ले लो, महीने का आखिरी है। इसका मतलब क्या है कि कर्मचारियों का जो वेतन है वो पूरा नहीं है, उनको सुविधाएं पूरी नहीं मिलती। महीने का आखिरी समय आते आते उनकी जो तनख्वाह है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस ख़त्म होने के बाद जो उनके जीवन में अभाव आते हैं उनको पूरा करने के लिए किसका क्या उपाय किया जाता है? भ्रष्टाचार, यानी 2 नंबर में धन एकत्रित किया जाता है। तो उसी बात को व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो निबंध का उद्देश्य क्या है कि भ्रष्टाचार की समस्या जो देश में व्याप्त है उसको दिखाना, खासकर सरकारी कार्यालयों में, और इसके साथ साथ जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं और स्वयं इसको दूर करने देना नहीं चाहते, उन पर भी व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर लेख प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।